गुड मॉर्निंग। जेपी ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। जो बच्चे अभी ऑनलाइन नहीं आए उनको एडमिशन दिया जाए। अभी ऑनलाइन क्लासेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। जिन्हें नहीं कराया, जो ट्रायल बेस पे थे उनका ट्रायल आज पूरा हो गया। जो न्यू बच्चे आए उनका वेलकम। BSER राजस्थान शिक्षा बोर्ड 12th सिलेबस में हम बात कर रहे थे सेकंड चैप्टर विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। देखिए, जनजातियों में हमने एस्किमो को पढ़ा, एस्किमो के बाद हमने बुशमैन को पढ़ा। अब तीसरी जनजाति है अपने पास भील जनजाति। देखिए, भील संताल व गौड़ जनजाति के बाद भारत में तीसरे नंबर की बड़ी जनजाति है। ये कहें कि भील शब्द की उत्पत्ति द्राविड़ भाषा के बीलू शब्द से हुई। बीलू शब्द देखो, जिसका अर्थ है तीरंदाज, अर्थात भील जनजाति तीरंदाजी में निपुण है, स्वतंत्र रहती है, अपने आप को कभी अधनिष्ठ नहीं करना चाहती। कुछ लोग भील शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के मूल जिसका अर्थ है भेदना, मारना से हुई मानते हैं। उनका भी एक भेदना, वध करना, मारना, अर्थात भील जनजाति जो आखेट करती हैं वो तीरों से अधिक करते हैं, तीर कमान भालों से करती है। तो वो अधिकांश से पशु को, पक्षियों को मारने का कार्य करते हैं। कुछ लोग भील जनजाति की उत्पत्ति भगवान महादेव से भी मानते हैं। ऐसे दंत कथाएं जो सुनाई कथा जिनका कोई लेख नहीं है, दंत कथाओं से मानते हैं कि महादेव के पुत्र निषाद नदी पार कर रहे थे, उस समय क्रोधित होकर के या इनकी सहायता से भील की उत्पत्ति हुई मानते हैं। शारीरिक विशेषता की बात करें भीलों की, भाई हर जनजाति की शारीरिक विशेषता होती है। शारीरिक विशेषता देखिए, नाटे कद के होते हैं। इनका कद अधिक नहीं होता, वो गहरे काले नहीं होते, मध्य काले, नाक चौड़ी, आंखें लाल। नाटे कद के, रंग गहरा काला, नाक चौड़ी, आंखें लाल, बाल रूखे हुए, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और मजबूत। इनके पैर बहुत मजबूत होते हैं, बहुत दूर तक पैदल चल सकते हैं। ये कहें, और भील जनजाति में 3 चीज देखो, मनोरंजन करते हैं, चोरी करना पाप मानते हैं। तीसरा कि इन भीलों में सभी भीलों की पत्नी होती है, चाहे वयस्क है, जवान है या वृद्ध, चाहे वो समायोजन विवाह से लाए या दापा से विवाह करके लाए या उसको प्रसन्न करके विवाह करके लाए। अब आता है निवास स्थान। देखो, वैसे तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान में भील जनजाति का निवास पाए जाते हैं। ये कहें कि कोटा है, उदयपुर है, राजसमंद है और बांसवाड़ा, ये 4 राज्य हैं राजस्थान के, जिनमें भारत की लगभग 60% भीलों की जनसंख्या निवास करती है। निवास के स्थान पे बात करें तो ये गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, 4 राज्यों में भारत में निवास करती है। देखिए, इनका निवास स्थान बीहड़, पर्वतीय क्षेत्र या ऐसा एकांत प्रिय है, आजाद प्रिय है, किसी की संविधानता स्वीकार नहीं करते। आर्थिक क्रियाएं देखो, ये अपने जीवन यापन हेतु इनका मूल सिद्धांत अपना और अपने परिवार का लालन पोषण है।
अपने जीवन उपार्जन हेतु ये लोग स्थानांतरित कृषि पर निर्भर हैं। ये कहें कि ये जनजाति कृषि पर निर्भर है। ये स्थानांतरित कृषि करती, स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, ये एक स्थान पर कई दिनों 3 साल तक पैदावार करते हैं, उसके बाद इसको छोड़ परती भूमि छोड़कर नए स्थान पर चले जाते हैं, वहाँ पेड़ों को जला करके वहाँ कृषि करते हैं। ये कृषि के अलावा आखेट और संग्रहण का कार्य करते हैं, शिकार का कार्य भी करते हैं और संग्रहण का कार्य भी करते हैं, अर्थात वनों से फल फूल सब्जियां खेतों में भी उगाते हैं। साथ ही साथ ये लोग जड़ी बूटियों का भी संग्रहण करते हैं या उनको बाजार में बेचने का कार्य करते हैं। आखेट में ये तीर और कमान से अधिकांश आखेट करते हैं। छोटे पक्षियों से लेकर बड़े पक्षियों तक, छोटे पशु से लेकर बड़े पक्षियों तक सभी प्रकार के पशुओं का मांस खाने में सक्षम। भोजन की बात करें तो ये कंद मूल फल, सब्जियां और मांस। कुछ परंपराओं में ये सामूहिक भोज में शराब का भी, महुआ का उपयोग करते हैं, अर्थात देसी शराब का उपयोग भी ये लोग करते हैं। इसके साथ साथ इनके जो भोजन के बाद वस्त्र आता है, पहनाव। देखिए, आज़ादी से पूर्व या बहुत प्राचीन समय की बात करें तो भील लोग भी बहुत कम मात्रा में कपड़े पहनते थे, लेकिन वर्तमान में भील लोगों में भी पहले पुरुष केवल छाल से बनी निकर पहनता था। वर्तमान में ये पैंट शर्ट धोती कुर्ता पहनने लगे। महिलाएं घाघरा लुगड़ी ओढ़नी और लड़कियां कांचली व लुगड़ी का उपयोग करते हैं। ये कहें कि आधुनिकता के संपर्क में आने से इनका पहनाव बदला है, लेकिन प्राचीन समय में केवल प्राकृतिक से छाल से बने कपड़े से निकर और महिलाएं तन को ढकने का कार्य करती। वर्तमान में घाघरा लुगड़ी कांचली का उपयोग करने लगे हैं। देखिए, इनके घर कैसे हैं भैया? भीलों के घरों की बात करें, देखो ये घर ऐसे बनाते हैं, चारों तरफ तो बाड़, उसके अंदर झोपड़ी, ये बाड़ बना दी। इसके इसी बाड़ के अंदर विश्राम गृह, संग्रहण गृह, रसोई गृह, ये कहें कि समस्त प्रकार के आवास एक बाड़े के अंदर बनाकर रखते हैं। औजारों में भैया, औजारों की बात करें तो धनुष बाण इनके सबसे प्रिय औजार है। इसके साथ साथ तलवार, खंजर, भाला, या एक वर्तमान की बात करें तो बंदूक का उपयोग भी करने लग गए। नहीं, प्राचीन समय में सबसे अधिक इनका प्रबल जो हथियार है वो भाला था, और शिकार के समय ये भाला के साथ साथ फंदे का और गड्ढे खोदकर शिकार करने की भी परंपराएं हैं। वह है समाज की बात करें और जनजाति की भांति भील जनजाति भी पितृसत्तात्मक समाज की रचना करता है। ये कहें कि भील जनजाति में भी पुरुष प्रधान है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति उनके बेटों में विभाजित कर दी जाती है। दूसरा, घर का मुखिया घर का सबसे बूढ़ा या सबसे वृद्ध व्यक्ति होता है। तीसरा, सभी लोग एक कबीले में रहते हैं, या कहें कि एक तृतीय संगठन में रहते हैं जिसे ग्राम कहा जाता है। चौथा, ये प्रकृति के पुजारी हैं, ये सूर्य को भी पूजते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की पूजा करते हैं, कुछ लोग नाग देवता की भी पूजा करते हैं। तीसरा, पांचवा, सभी भीलों के पत्नियां होती हैं, बहुपत्नी प्रथा भी यहाँ प्रचलित है। हर भील शादी करता है, चाहे वो लड़की का मूल्य अदा करके दापा से करे, या उस लड़की को प्रसन्न करके या अपहरण करके करे, सभी प्रकार के शादियों को ये मान्यता देते हैं। इनके मुख्य त्योहारों की बात करें तो दीपावली, होली इनका मुख्य त्योहार है। होली में ये सांग करते हैं, गीत गाते हैं, धापा, लंगूरिया या घूमर इनके प्रमुख गीत हैं, नृत्य हैं। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में
ये होली के समय रासलीला करने का कार्य भी करते हैं। देखिए आधुनिक समय में सरकार के प्रयास से और इनमें जागरूकता आई है, लेकिन फिर भी 100% नहीं, 30% भील अब पढ़ने लगे हैं, आधुनिक समाज से जुड़ने लगे, हथियारों में भी आधुनिक हथियारों का उपयोग करने लगे, नया पहनाव जींस पहनने लगे, पैंट पहनने लगे और कुछ भील अब पढ़ने भी लगे हैं। ये कहे कि आधुनिकता के संपर्क में आने के बाद इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है। अब तक हमने एस्किमो, भील और बुशमैन को पढ़ा, वह अपनी लास्ट जनजाति है गौड़ जनजाति। ये विश्व की जनजातियों में सबसे अधिक या कहेंगे सबसे बड़ा जनजाति समूह है, गौड़ जनजाति समूह। देखिए गौड़ जनजाति समूह की बात करें तो यह जनजाति शब्द या गौड़ की उत्पत्ति खोंडा से हुई, खोंडा से इसकी उत्पत्ति हुई, किसकी? गौड़ जनजाति की। इसका अर्थ है पहाड़ी, इसका अर्थ है पहाड़ी, अर्थात पहाड़ी में निवास करने वाली जनजाति को भारत में गौड़ जनजाति के नाम से जाना जाता है। खोंडा का अर्थ है पहाड़ी और इस जनजाति को क्या कहा जाता है? पहाड़ी में निवास करने वाली जनजाति को खोंडा कहा जाता है। ये कहें कि विश्व का बड़ा जनजाति समूह गौड़ जनजाति है। प्रायद्वीप में निवास करने वाली जनजाति को गौड़ जनजाति कहा जाता है। ये पहाड़ों में निवास करते हैं और इनकी उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई, जिसका अर्थ है पहाड़, पहाड़ में निवास करने वाले या पहाड़ में बसने वाले। देखिए ये भारत में 16वीं वह 18वीं सदी के मध्य भारत में आए और भारत में इन्होंने 4 राज्यों का गठन किया या 4 क्षेत्रों पर इन्होंने राज्य किया। वो राज्य हैं गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा, खेड़ला। कौन कौन से राज्य भैया? गढ़ मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला, 4 स्थानों पर गौड़ जनजाति ने सर्वप्रथम भारत में 16वीं से 18वीं सदी के मध्य राज्य किया। मुगलों के आने के बाद इनका अस्तित्व कम हो गया। ये कहें कि ये हाशिया पर चले गए और इनकी जो प्रजाति है लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई। देखिए निवास स्थान की बात करें, देखो निवास स्थान कहाँ निवास करते हैं? हमें पहले पता गौड़ खोंडा शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है पहाड़ी। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। भारत में बात करें तो इनका निवास स्थान मध्य प्रदेश की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा। कौन सा भैया? भारत में झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में निवास करते हैं। इनका निवास स्थान सामान्य धरातल से 3000 ऊंची या सामान्य धरातल से 2500 से 3500 के मध्य जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में निवास करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें, आर्थिक क्रिया की बात हम करते हैं तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। क्या भैया इनका मुख्य व्यवसाय? कृषि। ये कहें कि ये अपने जीवन यापन हेतु झूमिंग कृषि पर निर्भर रहते। देखो हमने पहले भी ज्ञात है, 11वीं क्लास में भी हमने चर्चा की, स्थानांतरित कृषि को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस स्थानांतरित कृषि को कहीं पर स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, झूमिंग कृषि, पतली कृषि। इसी प्रकार गौड़ जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को हम झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। झूमिंग कृषि 2 प्रकार से करते हैं। एक कृषि में 1 साल पैदावार लेते हैं, एक कृषि में वनों को जलाने के बाद 4 से 5 वर्षों तक पैदावार लेते हैं। कृषि के अलावा ये आखेट वह वनों से संग्रहण का कार्य भी करते हैं। ये भील जनजाति की भांति ही धनुष विद्या में निपुण है और शिकार से, पक्षी से लेकर पशु तक का शिकार
करते हैं। गौड़ जनजाति में भी सभी मांसाहारी हैं, सभी मांस का उपयोग करते हैं। इनके जो भोजन की व्यवस्था है आखेट कृषि से करते हैं। आखेट में ये लोग कुछ मात्रा में जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता, ये मादा पशु का शिकार नहीं करते। यह अवैध के शिकार से छोटे पशु का शिकार भी नहीं, छोटा बच्चा है उसका शिकार नहीं करेंगे और मादा है उसका शिकार भी नहीं करेंगे। इनकी मान्यता है कि अगर हम मादाओं का शिकार करेंगे तो भविष्य में हमारे पास खाद्य सामग्री या शिकार के लिए पशु उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। भोजन की बात करें तो कोदू कुटकी, कोदू और कुटकी, देखो भोजन में कोदू और कुटकी, ये इनके स्थानीय कृषि हैं। इन कोदू और कुटकी का उपयोग सर्वाधिक करते हैं। ये कहें कि इनका प्रिय भोजन है कोदू और कुटकी है। इसके अलावा स्थानीय अनाज, चावल और राबड़ी का उपयोग ये विशेष रूप से करते हैं। वस्त्रों की बात करें, गौड़ प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। गौड़ वस्त्रों की बात करते हैं अपन, वस्त्र गौड़ प्राय सूती वस्त्र, पुरुष धोती कुर्ता कमीज पहनता है, धोती कुर्ता और कमीज पहनते हैं। स्त्रियां कांच की रंगदार चूड़ियां, साड़ियां, चोली पहनती हैं और कुछ मात्रा में चांदी व सिल्वर के आभूषण का धारण भी करते हैं। हाथी दांत के आभूषणों का उपयोग भी ये सर्वाधिक मात्रा में करते हैं। गौड़ निवास या गृह, इनकी घर कैसे, घरों की बात करें तो गौड़ नंगले अर्थात पल्ली छोटे छोटे गांव में रहते हैं। जिसका स्थान पर आवास बनता है उसी स्थान पर ये रहते हैं। दूसरा, सुगुन बना करके या मुहूर्त निकलवा करके ये नए घर में प्रवेश करते हैं और नए घर निर्माण की प्रक्रिया का भी शुरुआत करते हैं। औजारों और बर्तनों की बात करें, गौड़ लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। फालिया, खुरपी, देखो कृषि कर रहे हैं तो कृषि के समस्त फालिया है, खुरपी है, दंताड़ी है, या ये कहें कि कुल्हाड़ी व तीर इनके प्रमुख औजार हैं। क्या भैया, फावड़ी, कुल्हाड़ी, खुरपा, दांतली इनके प्रमुख औजार हैं। इन्हीं औजारों से ये अपनी कृषि कार्य संपन्न करते हैं। गौड़ जनजाति के समाज में संस्कृति की बात करें तो इस जनजाति में भी पितृसत्तात्मक समाज है, अर्थात पुरुष इसमें प्रधान है। पिता की मृत्यु के बाद इनका समस्त धन उनके बेटों में बांट दिया जाता है। गौड़ जनजाति में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही परिवार का मुखिया होता है और लोगों में सेवा विवाह होता है कि एक नौजवान लड़की के घर पे जाए, वहाँ कार्य करें, अगर कार्य प्रसन्न हो या उस प्रसन्नता आ जाए या पसंद आ जाए तो विवाह कर ले, अन्यथा नहीं। विनियम विवाह, पैसों से विवाह, हरण विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन है। ये छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। गांव के मुखिया को पटेल कहा जाता है, पटेल या मुकदम, और गांव के चौकीदार को कोतवाल के कहा जाता है। विवाह सामान्य रूप से प्राकृतिक स्थल जैसे कि तालाब, जोहड़, नदी या पर्वतों पर ही करते हैं और गांव में हुए विवादों का निपटारा पटेल मुकदम और गांव की पंचायत करती है। आधुनिकता के साथ साथ ये इनमें नृत्य व गीत का भी प्रचलन है। हिंदी मराठी भाषा बोलते हैं, द्रविड़ भाषा ये बोलते हैं और पर्व के उपलक्ष्य पर ये नाचते हैं, सामूहिक रूप से नाचते हैं। पूर्णिमा की चांदनी में ये लोग इकट्ठा होकर के रात को नाटक और नृत्य करते हैं। आधुनिकता के संपर्क आने से इन्होंने अपनी शिक्षा को बढ़ाया है। लगातार आधुनिक के प्रयास से इन्होंने पुरानी परंपराओं को कुछ हद तक छोड़ने का कार्य किया है, परंतु अभी भी ये लोग समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े।
ये कहा जाता है कि 40% जनसंख्या समाज की मुख्य धारा से जुड़ गई, लेकिन फिर भी 60% जनसंख्या अभी भी अपने निवास स्थानों को समाज की मुख्य धारा से दूर बनाते हैं। ये था अपना सेकंड चैप्टर BSER राजस्थान शिक्षा बोर्ड राजस्थान का। समस्त प्रश्नों का हल कीजिए। जो प्रश्न समझ में ना आए कमेंट कीजिए या कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।